हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का वीडियो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 4 रहने वाला है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे नॉर्थ सेट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और हम इस सीरीज़ में कोशिश करते हैं कि जो भी टॉपिक उस क्वेश्चन में पूछा गया है उसको भी हम साथ की साथ ब्रीफ में समझ लें। एंड अगर आपने पहले वाले पार्ट्स इस सीरीज़ के नहीं देखे हैं तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि वो भी देखें, बिकॉज क्वेश्चंस घुमा फिरा के इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So our first question is, a nurse is caring for a patient on a heparin infusion for DVT. Suddenly the patient develops bleeding from the IV site and comes. Which laboratory value should the nurse check first? एक पेशेंट है जिसका ऑलरेडी हिपैरिन इन्फ्यूजन चल रहा है डीवीटी की वजह से। डीवीटी क्या होता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीवीटी है पेशेंट को, उसके लिए हिपैरिन इन्फ्यूजन चल रहा है। ठीक है, सडनली नर्स नोट करती है कि पेशेंट जो है ब्लीड कर रहा है आईवी साइट से, जहाँ से इन्फ्यूजन चल रहा है, एंड गम्स से। ठीक है, तो कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू जो है सबसे पहले चेक की जाएगी? ऑप्शंस आर प्लेटलेट काउंट, सीरम क्रेटिनिन, पीटी मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एंड एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हिपैरिन होता क्या है, क्या इसका यूज है। देखो, हिपैरिन जो है एक एंटीकोएगुलेंट है। एंटीकोएगुलेंट मतलब ये ब्लड में क्लॉट्स जो है फॉर्म नहीं होने देगा। ठीक है, याद रखना, थ्रोम्बोलिटिक्स अलग चीज है, एंटीकोएगुलेंट्स अलग चीज है। थ्रोम्बोलिटिक्स मतलब कि जो ऑलरेडी थ्रोम्बोज बन गए हैं, मतलब कि क्लॉट्स बन गए हैं, उनको तोड़ते हैं। ठीक है, बता देती हूं मैं। थ्रोम्बोलिटिक्स मतलब कि डिसॉल्व क्लॉट्स को डिसॉल्व कर देगा। इसमें एग्जांपल होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ओके, एंड यूरोकाइनेज। ये ऑलरेडी फॉर्म्ड क्लॉट्स को तोड़ देगा, डिसॉल्व कर देगा। बट हिपैरिन क्या है? एंटीकोएगुलेंट है, ये क्लॉट्स को फॉर्म नहीं होने देगा। ये देते हैं हम डीवीटी में देंगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देंगे, डायलिसिस में देंगे। ओके, तो ये है हिपैरिन। हिपैरिन हमेशा जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे पे काम करेगा। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है? जब भी कभी हमें बॉडी में इंजरी होती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो जो क्लॉट बनता है वो या तो एक्सट्रिंसिक पाथवे से बनेगा या इंट्रिंसिक पाथवे से बनेगा। अगर टिश्यू डैमेज हुआ है तो एक्सट्रिंसिक पाथवे काम आएगा, एंड अगर ब्लड वेसल जो है इंजरी हो गई है तो वो इंट्रिंसिक पाथवे के अंडर आएगी। ठीक है, तो हिपैरिन जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे पे काम करता है। ठीक है, एंड एक हमारा होता है वॉरफरिन, ये करता है इंट्रिंसिक पाथवे पे काम। इंट्रिंसिक मतलब अंदर वाले पाथवे पे काम करेगा, ब्लड वेसल्स वाले में। ठीक है, हो गया। उसके बाद में हिपैरिन में हम हमेशा एपीटीटी चेक करेंगे। ओके, एपीटीटी वैल्यू हम चेक करेंगे हिपैरिन में। वॉरफरिन में क्या चेक करेंगे हम? पीटी एंड आईएनआर। पीटी और आईएनआर जो है हम वॉरफरिन में चेक करेंगे। ओके, तो आई होप सो अब आपको आंसर पता चल गया होगा कि अगर पेशेंट को हिपैरिन चल रहा है तो कौन सी लैब वैल्यू हम चेक करेंगे? एपीटीटी। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। ठीक है, एक चीज और मैं बता देती हूँ आपको यहाँ साथ के साथ। अगर हिपैरिन चल रहा है किसी पेशेंट को तो उसको एचआईटी होने के चांसेस रहते हैं। एचआईटी इसका कॉम्प्लिकेशन है। ओके, एचआईटी मतलब हिपैरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके, प्लेटलेट्स जो है कम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ साथ के साथ एक चीज और हम देख लेंगे। नॉर्मल पीटी कितना होता है, आईएनआर कितना होता है, एपीटीटी कितना होगा। ओके, नॉर्मल पीटी होता है 11 से 13, ये इसकी वैल्यू है। आईएनआर होता है 0.8 से 1.2, एपीटीटी होता है 25 से 35। ओके, बट अगर पेशेंट
वॉरफरिन पे है तो नॉर्मल INR कितना हो जाएगा? 223। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि पेशेंट वॉरफरिन पे है तो नॉर्मल INR कितना होगा। तो यू हैव टू आंसर 223। बच्चे क्या करेंगे, नॉर्मल सोच के 0.8 से 1.2 के बीच में लिख देंगे। ठीक है, दैट इज रॉन्ग। ये भी ध्यान रखना है कि भाई पेशेंट का वॉरफरिन चल रहा है, तो वॉरफरिन चल रहा है तो वैल्यू INR की बढ़ जाएगी। ओके, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पे कि अगर पेशेंट हिपैरिन पे है तो नॉर्मल APTT कितना होगा। ध्यान रखना, नॉर्मल APTT क्या होगा, उसका 1.5 से 2.5 गुना बढ़ जाएगा, 1.5 से 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ओके, मतलब कि अगर हम नॉर्मल APTT नॉर्मल कंडीशन में 30 मान ले तो हिपैरिन वाले पेशेंट का 45 से 75 सेकेंड तक नॉर्मल रहेगा। ओके, ये बढ़ जाता है APTT वाले पेशेंट का। तो इसमें हमने क्या देखा, हमारे पास एंटीकोएगुलेंट्स में 2 ड्रग्स हैं, हिपैरिन है, वॉरफरिन है। थ्रोम्बोलिटिक्स में क्या क्या है जो क्लॉट डिसॉल्व करते हैं, यूरोकाइनेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है। ठीक है, HIT क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन है हिपैरिन का, हिपैरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नॉर्मल वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, नॉर्मल PT इज 11 to 13, नॉर्मल INR 0.8 से 1.2, नॉर्मल APTT 25 से 35। अगर पेशेंट वॉरफरिन पे है तो नॉर्मल INR जो है 2 to 3 हो जाएगा। हाँ, PT पे कोई असर नहीं पड़ता है वॉरफरिन का। एंड हिपैरिन पे अगर पेशेंट है तो नॉर्मल APTT जो है 1.5 से 2.5 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 45 से 75 सेकेंड्स के बीच में। ओके, एंड हमेशा याद रखना एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि अगर पेशेंट वॉरफरिन पे है तो PT एंड INR चेक किया जाएगा। ओके, एंड वॉरफरिन जो है इंट्रिंसिक पाथवे पे काम करेगा, जबकि हिपैरिन जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे पे काम करेगा एंड इसमें APTT चेक किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए 1-year-old child with symptomatic hypocalcemia requires IV calcium administration. Which route or method should be strictly avoided? थोड़ा सा कैल्शियम के बारे में हमें पता होना चाहिए। कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 8.5 से 10.5 mg/dl। कहीं कहीं पे आपको 9 से 11 भी मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद में कैल्शियम कैसे इंक्रीज होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है कैल्शियम को इंक्रीज करेगा, कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है कैल्शियम को डिक्रीज करेगा। ठीक है, 99% कैल्शियम जो है हमारे बोन्स में और टीथ में मिलता है, बाकी कैल्शियम जो ब्लड में मिलता है 1%। ओके, कैल्शियम का मेन रोल क्या है, वैसे तो ये बोन और टीथ की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बट इसका मेन रोल क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मसल्स में, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा इट मीन्स हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन भी यही करवाता है। अगर कैल्शियम नहीं होगा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा एंड इवेंचुअली नो हार्ट बीट। ओके, तो कैल्शियम इज वेरी मच नीडेड इन आवर बॉडी। ओके, तो कौन से मेथड से हम कैल्शियम को बिल्कुल नहीं देंगे, फर्स्ट इज स्लो IV पुश ओवर अ फ्यू मिनट्स दे सकते हैं। हम जो है कैल्शियम को हमेशा स्लोली पुश करेंगे। ओके, एकदम से झटके से नहीं देना होता है, स्लोली पुश करना होता है आराम आराम से। ओके, सेकंड इज रैपिड IV बोलस, फास्ट IV नेवर, कभी नहीं देंगे हम। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। थर्ड इज इंट्राओसियस डिलीवरी ड्यूरिंग इमरजेंसीज। इंट्राओसियस क्या होता है, डायरेक्ट बोन मैरो में दे देंगे। ओके, क्या हम बोन मैरो में कैल्शियम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। बच्चों में, जब छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें वेन्स जो है इजीली मिलती नहीं है। ठीक है, और इमरजेंसी की कंडीशन है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट बोन मैरो में दे देंगे। बोन मैरो कहाँ मिलेगी हमें, या तो हम ह्यूमरस में देंगे या फिर हम टीबिया में देंगे। ओके, 2 साइट होती हैं इंट्राओसियस डिलीवरी के लिए, ह्यूमरस एंड टीबिया। ओके, इधर से जो है हम कैल्शियम दे सकते हैं बच्चों में। ठीक है, जब भी हम इंट्राओसियस कोई ड्रग देते हैं एक पॉपिंग साउंड आती है, क्लिक टाइप की, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ आर निडल इज इन बोन मैरो नाउ। ठीक है, एंड लास्ट इज कॉन्टिन्यूस IV इन्फ्यूजन आफ्टर डाइल्यूशन। बिल्कुल सही है कि
कैल्शियम को आफ्टर डाइल्यूशन हम आईवी इन्फ्यूजन से दे सकते हैं, ये ठीक है हमारा। ओके, सो कौन सा मेथड अवॉइड करना है रैपिड आईवी बोलस। ओके, next question is a 28-year-old woman presents with irregular menses, obesity, acne and increased facial hair। ठीक है, अल्ट्रासाउंड किया तो स्मॉल फॉलिकल्स मिले हैं बोथ ओवरीज में, तो कौन सा डायग्नोज हो सकता है? ठीक है, फर्स्ट इज एंडोमेट्रियोसिस, सेकंड इज पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। यहीं से हमें पता चल गया पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी बताया गया है कि स्मॉल फॉलिकल्स हैं बोथ ओवरीज में, और इसका मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है पेशेंट को। ओके, थर्ड इज प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, कोई मतलब नहीं है इसका। हाइपोथायराइडिज्म ये भी नहीं है। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आंसर 2 रहेगा अपना। So now next question is, when phototherapy is effective, how much reduction in total serum bilirubin is typically expected within the first 4 to 6 hours? Okay, फोटोथेरेपी चल रही है तो कितना शुरू के 4 से 6 घंटे में कितना बिलिरुबिन कम होगा? ओके, तो इसका आंसर है 1 to 2 mg per dl ड्रॉप विद इन 4 to 6 hours। ओके, शुरू के 4 से 6 घंटे में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 1 to 2 mg/dl जो है कम हो जाएगा। ओके, अब हम थोड़ा सा देखेंगे फोटोथेरेपी के बारे में। फोटोथेरेपी इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले फोटोथेरेपी क्यों दी जाती है? जब किसी बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है तब उस केसेस में फोटोथेरेपी देंगे। सिंपल, फोटोथेरेपी क्या करता है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसको वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चेंज कर देगा। ठीक है, जिससे वो जो है यूरिन एंड स्टूल्स के थ्रू एक्सक्रीट किया जा सके। ठीक है, एक बात, नॉर्मल बिलिरुबिन कितना होता है हमें पता होना चाहिए, 0.2 से 1.2 mg/dl। ओके, अगर बिलिरुबिन अबव 2 चला जाता है तो हम इसको जॉन्डिस बोल देंगे। ठीक है, अगर बच्चे में जो न्यूबॉर्न है बिफोर 24 आवर्स, 24 घंटे होने से पहले अगर बच्चे को जॉन्डिस हो जाए तो ये पैथोलॉजिकल है, मतलब बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, एंड अगर 24 घंटे के बाद में होगा तो ये फिजियोलॉजिकल है, मतलब इट्स नॉर्मल, ये हर एक बच्चे में हो जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है तो वो 3 से 5 दिन पे पीक पे होता है। ठीक है, पीक कब आएगा जॉन्डिस का? 3 to 5 डेज पे। अब जॉन्डिस होता क्यों है बच्चे को? क्योंकि इमेच्योर लीवर होता है बच्चे का। ठीक है, लीवर जो है इमेच्योर है, बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए जॉन्डिस देखने को मिलता है। एंड आरबीसी का ब्रेकडाउन भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है बच्चों में, इसीलिए जॉन्डिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, अब इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? अगर तुमने जॉन्डिस को पे ध्यान नहीं दिया तो क्या हो सकता है? कर्निक टेरस हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्निक टेरस क्या होता है? अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मतलब गंदे वाला बिलिरुबिन। ओके, एंड कॉन्जुगेटेड थोड़ा सा बेटर है, जो एक्सक्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो जब वो अनकॉन्जुगेटेड वाला बिलिरुबिन जो गंदा था वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगा, BBB को क्रॉस कर देगा, तो वो ब्रेन में चला जाएगा एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कॉज करेगा बच्चे में। तब जो है इस कंडीशन को हम कर्निक टेरस बोल देंगे। ठीक है, कर्निक टेरस मोस्टली मोर देन 20 mg/dl पे होता है। ठीक है, हमें कोशिश करनी है कि सिचुएशन यहाँ तक ना पहुँचे, उससे पहले हम फोटोथेरेपी दे देंगे। अब फोटोथेरेपी का वेवलेंथ कितना होता है पूछ लिया जाता है, 460 से 490 नैनोमीटर। ओके, ये इसका वेवलेंथ है। इसमें ब्लू लाइट जो है बच्चे के ऊपर डाली जाती है ओवरहेड। ठीक है, बच्चे को लेटाया जाएगा, उसकी बॉडी के ऊपर एक ब्लू लाइट लगी होगी जो फुल बॉडी को कवर कर रही होगी। ठीक है, इससे जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है कॉन्जुगेटेड में चेंज हो जाएगा। ओके, जब हम फोटोथेरेपी देंगे हम याद रखेंगे कि बच्चे ने कोई कपड़े ना पहने हों, क्योंकि अगर कपड़े पहना दोगे तो लाइट जो है अंदर तक जा नहीं पाएगी। ठीक है, बैरियर बन जाएगी। इसीलिए बच्चे को कोई कपड़े नहीं पहनाने हैं, बस एक डायपर पहना हुआ होना चाहिए। आईज पे आई पैड्स लगे होने चाहिए।
और फोटोथेरेपी शुरू करने से पहले हम बिलीरुबिन उसका मेजर कर लेंगे कि बिलीरुबिन कितना है, क्योंकि हमें बेसलाइन तो पता होना चाहिए, तभी तो हम चेक करेंगे कि कितना कम हुआ, ठीक है, कम भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, एंड ड्यूरिंग प्रोसीजर हम ध्यान रखेंगे, ड्यूरिंग फोटोथेरेपी हम क्या ध्यान रखेंगे कि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो। जब बहुत देर तक लाइट ऐसे पड़ती रहती है बच्चे पे तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं, इसीलिए हम बीच बीच में फीड जरूर करवाएंगे बच्चे को। ओके, रिपोजिशन करेंगे एवरी 2 आवरली, ठीक है, एवरी 2 आवरली जो है हम बच्चे को रिपोजिशन करेंगे। आई पैड्स जो है हम लगा के रखेंगे बच्चे को। हाइपरथर्मिया के लिए देखेंगे, क्योंकि बच्चा जो है बहुत देर तक लाइट के नीचे रहने वाला है, इसलिए हाइपरथर्मिया हो सकता है, इसके लिए हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। उसके बाद में आईओ मेंटेन रखेंगे, इनटेक आउटपुट। ओके, एंड आफ्टर थेरेपी हम जो है बिलीरुबिन दोबारा से चेक करेंगे कि कितना जो है कम हुआ है बिलीरुबिन। फोटोथेरेपी के बाद में लूज ग्रीन स्टूल्स बच्चे में देखे जा सकते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम फोटोथेरेपी के टाइम पे होता है। अगर जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा वाया यूरिन, वाया फीसिस, तो वो बॉडी में जो है अकुमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होता जाएगा एंड बेबी का स्किन का कलर ब्रॉन्ज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फोटोथेरेपी एंड इसका आंसर अपना रहेगा 1 to 2 mg per dl ड्रॉप विद इन 4 to 6 hours. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट विद क्रोनिक किडनी डिजीज, CKD का पेशेंट है, ऑन रेगुलर डायलिसिस हैज अ सीरम पोटेशियम लेवल ऑफ 6.2 मिलीइक्विवेलेंट्स पर लीटर एंड द ECG शोज टॉल पीक्ड T waves. What is the most urgent intervention to stabilize the cardiac membrane? एक CKD का पेशेंट है जिसका सीरम पोटेशियम लेवल बढ़ गया है। सीरम पोटेशियम लेवल हमारा नॉर्मली कितना होता है, 3.5 से 5 के बीच में। उसके बाद में क्योंकि पोटेशियम बढ़ गया है तो ECG कैसा दिखेगा, टॉल एंड पीक्ड T waves। जैसे अभी इधर क्वेश्चन में दिया गया है कि ECG टॉल और पीक T waves दिखाएगा। यहीं से आप याद कर लो कि पोटेशियम में हमेशा टॉल एंड पीक T waves देखने को मिलेगी, ठीक है। इस ऐसे में आप क्या करोगे, क्या ट्रीटमेंट दोगे? फर्स्ट इज एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट, सेकेंड सोडियम पॉलिस्टरलिन सल्फोनेट दोगे, थर्ड इज हीमोडायलिसिस, फोर्थ इज एडमिनिस्टर ग्लूकोज इंसुलिन इन्फ्यूजन, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज इसमें क्या है, चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, इनमें से एक भी ऑप्शन गलत नहीं है। डिफरेंस है तो क्या है, ऑनसेट कि कितनी देर में ये अपना असर दिखाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि पोटेशियम बढ़ गया है तो इसकी वजह से कार्डियक एरिथमियाज देखने को मिलेंगे। ECG में जो वेरिएशंस आ रही हैं वो पोटेशियम के बढ़ने से आ रही हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर लें। पोटेशियम को देखेंगे ऑब्वियसली, पर पहले एक बार हार्ट को प्रोटेक्ट कर लें। ओके, हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करता है, स्टेबलाइज करेगा कार्डियक मेम्ब्रेन को। ओके, तो पहले क्या करेंगे, हम कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर देंगे, एरिथमिया होने से रोकेंगे, फिर हम जो है पोटेशियम का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि सेकंड ऑप्शन जो अगर हम देखें, सोडियम पॉलिस्टरलिन सल्फोनेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम बाइंडिंग रेजिन। ये क्या करता है, हमारी गट में पोटेशियम की जगह सोडियम को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। पोटेशियम को हटा देगा एंड सोडियम को रिप्लेस कर देगा। इस तरह से ये पोटेशियम कम करता है, बट इसका ऑनसेट आने में घंटों लग जाते हैं, काफ़ी घंटे लग जाएंगे इसका असर दिखने में, तब तक हम वेट नहीं करेंगे, इसीलिए इस ऑप्शन को हम रॉन्ग मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। थर्ड इज हीमोडायलिसिस। ऑब्वियसली हीमोडायलिसिस अगर हम करेंगे तो उससे सीरम पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा, बट डायलिसिस के लिए सब कुछ रेडी करने के लिए समय लगता है, इसीलिए इसको भी हम इमरजेंसी में ऑप्ट नहीं करेंगे। फोर्थ इज एडमिनिस्टर ग्लूकोज इंसुलिन इन्फ्यूजन, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, पोटेशियम को सेल्स के अंदर डाल देता है, सेल्स के अंदर शिफ्ट कर देता है एंड पोटेशियम कम हो जाएगा, बट इसका ऑनसेट आने में भी 15 से 30 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। एंड हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे जिससे कार्डियक मेम्ब्रेन हमारी स्टेबलाइज हो जाएगी। फिर हम पोटेशियम का इलाज करेंगे कि क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज राइट हियर। Now next question is, a public health nurse is assessing the community to understand the overall burden of chronic illness like diabetes and hypertension. She needs an indicator that accounts for both new and existing cases within the population. Which measure should she use? Okay, एक public health nurse है जो ओवरऑल बर्डन देखना चाहती है कि क्रोनिक इलनेसेस जो हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसका कितना बर्डन है एक कम्युनिटी में, कितने पेशेंट्स इसके हैं, ठीक है। अब उसको क्या देखना है, न्यू केसेस जो अभी फ्रेशली इमर्ज हुए हैं एंड एग्जिस्टिंग केसेस जो पहले से चले आ रहे हैं। तो कौन सा मेजर यूज करेगी, मोर्टेलिटी रेट, केस फर्टिलिटी रेट, प्रिवलेंस एंड इंसिडेंस। तो हियर शी विल यूज प्रिवलेंस। प्रिवलेंस में क्या आता है, न्यू केसेस प्लस एग्जिस्टिंग केसेस, ठीक है। इंसिडेंस में क्या आएगा, न्यू केसेस, जितने भी न्यू केसेस हैं, ओके। केस फेटेलिटी रेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई बीमारी फैली हुई है, जैसे कि कोरोना फैला हुआ है, ठीक है। कोरोना में से 100 पेशेंट्स को कोरोना हुआ और उनमें से 20 की डेथ हो गई, तो केस फेटेलिटी रेट इज 20, ठीक है, कि उस बीमारी से कितने लोगों की डेथ हो रही है, दैट इज केस फेटेलिटी रेट, ओके। ये भी नहीं है ऑप्शन। एंड फर्स्ट इज मोर्टेलिटी रेट, कितनी डेथ हो रही है इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में, एक साल में कितनी डेथ हुई है, ओके। ये मोर्टेलिटी रेट के अंदर आएगा। तो हियर आंसर इज प्रिवलेंस। ये क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है कई बार, इंसिडेंस और प्रिवलेंस का डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। शुरू के फर्स्ट एंड सेकंड तो तुम नहीं लगाने वाले हो, इतना तो मुझे पता है, बट थर्ड एंड फोर्थ में कंफ्यूज हो सकते हो। इंसिडेंस में हमेशा जो है न्यू केसेस आएंगे एंड प्रिवलेंस में न्यू प्लस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केसेस, ओके। Now next question, the second stage of labor is considered to start at which point? Second stage of labor कब start होती है? Option is cervical effacement is fully achieved, regular painful contraction begin, cervix reaches complete dilation, crowning of the head, fetal head occurs. Okay, देखो लेबर में होती हैं 4 stages, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट स्टेज कब शुरू होगी, ट्रू लेबर पेन से फुल सर्विक्स डायलेशन, मतलब 10 सेंटीमीटर। ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हुए हैं और जब तक सर्विक्स फुली डायलेट नहीं हो जाएगी, मतलब 10 सेंटीमीटर तक, तब तक स्टेज 1 मानी जाएगी, ठीक है। सेकंड कब होती है, इसका एंड इसकी स्टार्टिंग बनेगा सर्विक्स डायलेशन से, जो कि 10 सेंटीमीटर है, बेबी डिलीवरी, ओके। थर्ड स्टेज होती है बेबी डिलीवरी से प्लेसेंटा डिलीवरी। फोर्थ स्टेज जो है पोस्टपार्टम स्टेज है। आप पोस्टपार्टम स्टेज बोल सकते हो, रिकवरी स्टेज बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि हम जो है मदर को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये आफ्टर प्लेसेंटा डिलीवरी है। मेन जो है हमारी ये शुरू की 3 वाली हैं कि कौन सी स्टेज में क्या होता है हमें पता होना चाहिए। अब अपना फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होगा और फुल्ली सर्विक्स डायलेशन। लेबर पेन हमें कैसा पता चलेगा कि ये ट्रू वाले हैं, तो इसमें क्या है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलर होती हैं ट्रू लेबर में। इंटेंसिटी एंड कॉन्ट्रैक्शंस जो है विद टाइम बढ़ती जाएंगी, ज़्यादा इंटेंस होगी कॉन्ट्रैक्शंस और ज़्यादा देर के लिए आएगी, ठीक है, एंड जल्दी जल्दी आएगी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद में सर्वाइकल इफेसमेंट होता है। इफेसमेंट मतलब कि सर्विक्स थिन होती जाएगी एंड शॉर्ट होती जाएगी, ओके। उसके बाद में रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स भी होता है ट्रू लेबर पेन में ही, ठीक है। हो गया अपना फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में भी अब 3 फेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज जो है इसमें 3 फेजेस होते हैं, LAT, ठीक है, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, ट्रांजिशन फेज, ठीक है। इसमें जो है सर्विक्स 0 से 4 सेंटीमीटर तक डायलेट होगी, एक्टिव में 4 से 7 तक एंड ट्रांजिशन में 8 से 10 तक, ओके। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर प्राइमरी ग्रेविडा में 12 आवर्स की होती है एंड
अगर मल्टी ग्रेविडा है तो उसमें 8 आवर्स की होगी, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सर्विक्स पूरी डायलेशन हो चुकी है, बेबी डिलीवरी तक जो है सेकेंड स्टेज चलेगी। ये जो है 2 आवर्स की होती है प्राइमरी में एंड 30 मिनट्स की हो सकती है मल्टी में। एंड स्टेज 3 इज़ 5 से 30 मिनट्स तक, ठीक है। 5 मिनट से लेके 30 मिनट तक लग सकते हैं प्लेसेंटा डिलीवरी में। सो नाउ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कब हम कंसीडर करेंगे कि स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट इज सर्वाइकल इफेसमेंट इज फुली अचीव्ड, रेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, सर्विक्स रीचेज कंप्लीट डायलेशन, यस, थर्ड ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पेशेंट सडनली डेवलप्स इंटेंस पेन अलॉन्ग विद एलिवेटेड हार्ट रेट, हाई बीपी, रैपिड ब्रीदिंग एंड डायलेटेड प्यूपिल्स, व्हाट टाइप ऑफ पेन इज मोस्ट लाइकली, ठीक है। एक पेशेंट है जिसको इंटेंस पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन है, हार्ट रेट बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया है, ब्रीथिंग बहुत रैपिडली हो रहा है एंड प्यूपिल्स डायलेट हैं, कौन सा पेन है ये। तुम इसके सिम्टम्स पे ध्यान दो, ये सारे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स हैं। जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो आपने पढ़ा होगा कि फाइट और फ्लाइट में होता है, हार्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बीपी बढ़ जाता है और ब्रीदिंग बढ़ जाता है एंड प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं। ये सीधा सीधा शो कर रहा है कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने के साइन है। ये हमेशा एक्यूट पेन में देखा जाएगा, ठीक है। एक्यूट पेन मतलब कि आपको एकदम से किसी ने मार दिया है, लाइक कुछ जैसे कि आपको नाइफ लग गया है, ब्लेड लग गया है, या फिर एकदम से आपको कोई इंजरी हुई है, छोटा सा एक्सीडेंट कुछ हो गया है, उसमें हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो ये एक्यूट पेन है, ठीक है। अब न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी है, कोई नर्व कंप्रेस कर गई है, उसकी वजह से न्यूरोपैथिक पेन होता है। ये बर्निंग एंड शूटिंग पेन होता है, हमेशा ऑप्शन में आपको मिलेगा बर्निंग या शूटिंग पेन, ठीक है। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन क्या है, क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन वो होता है जो एटलीस्ट 3 मंथ्स पुराना हो, काफ़ी सालों से किसी को पेन है कहीं पे, या फिर काफ़ी महीनों से पेन है, उसको हम क्रोनिक पेन बोलेंगे। ये मोस्टली डल पेन होता है, ठीक है, ये इतना इंटेंस नहीं होता है। एंड क्रोनिक पेन में कभी भी सिम्पैथेटिक एक्टिविटी नहीं दिखेगी कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा एलिवेट हो गया है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये क्रोनिक पेन में नहीं देखने को मिलेगा। एंड विसरल पेन होता है, डीप इंटेंस पेन होगा, जब किसी डीप ऑर्गन में पेन होगा तो वो विसरल पेन है, ठीक है। इसमें भी कभी भी सिम्पैथेटिक एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हियर, एक्यूट पेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोषण अभियान, also known as National Nutrition Mission, is a major initiative aimed at improving nutritional outcomes across India. Which ministry is responsible for implementing and monitoring this program? ठीक है, पोषण नाम से ही पता चल रहा है फूड से रिलेटेड कुछ है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इसका सीधा सीधा आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। पोषण के बारे में थोड़ा सा जान लो, पोषण अभियान आया था 2018 में, ठीक है। इस जैसा सा एक स्कीम पहले और आई हुई है, ICDS, जो 1975 में आई थी। ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्ट सर्विसेज देती थी, 1975 में स्टार्ट हुई, डायरेक्ट सर्विसेज देती थी आंगनवाड़ी के थ्रू। किन किन को, जो चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे हैं अप टू 6 ईयर्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं, प्रेग्नेंट विमेन हैं, उनको जो है ICDS कवर करता था, ठीक है। इसमें इसके 6 इंपॉर्टेंट सर्विसेज थे जो आपको पता होना चाहिए। तो आपको इसके 6 सर्विसेज पता होनी चाहिए, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। फर्स्ट इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ये इसका काम है। ये जो है न्यूट्रिशन को सप्लीमेंट करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि घर में कुछ नहीं खाना है, घर में जितना मिल रहा है वो खाना है, उसके अलग से सप्लीमेंटेशन के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। उसके अलग से जो है मदर्स को एंड चिल्ड्रन को फूड प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड इज इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन भी यही ICDS ही देखता है। थर्ड इज हेल्थ चेकअप। फोर्थ इज रेफरल सर्विसेज। फिफ्थ इज प्री स्कूल चिल्ड्रन। फिफ्थ इज न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। ये इसके 6 फैक्टर्स हैं, 6 सर्विसेज हैं
जो आप याद रखोगे, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2 प्रोग्राम स्टार्ट कर रखे हैं। एक तो ICDS जो 1975 में आया था, एंड सेकेंड इज पोषण अभियान जो 2018 में आया। ठीक है, दोनों न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड हैं। पोषण अभियान में क्या है कि फीमेल्स का हम अनीमिया कम करेंगे, जो बच्चों में बर्थ वेट कम मिलता है उसको हम इम्प्रूव करेंगे। ये थे पोषण अभियान के गोल्स। ओके, तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ICDS डायरेक्ट सर्विसेज देगा एंड पोषण अभियान जो है मॉनिटर करता है इम्प्रूवमेंट्स को। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज, देख लेते हैं बाकी ऑप्शन क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर क्या करती है? लेबर के राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करके रखेगी, ये नहीं है ऑप्शन। थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष में क्या है? डिफरेंट जो मेडिसिन हैं जैसे कि आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, ये सब आता है। ये पोषण अभियान इससे रिलेटेड नहीं है। एंड लास्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये ओवरऑल हेल्थ देखती है लोगों की। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज राइट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in an infertility workup, hysterosalpingography is ideally scheduled during which day of the menstrual cycle? इनफर्टिलिटी वर्कअप हो रहा है, हिस्टेरोसेल्फिंजोग्राफी करनी है। स्टेरो मतलब यूट्रस, सेल्फिंजो मतलब फिलोपियन ट्यूब्स, इनको देखना है स्कोप के थ्रू। ठीक है, तो ये कौन से डे पे शेड्यूल होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की? ठीक है, अब देखो 1 से 5 दिन तक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी। ठीक है, 14th डे पे ओवुलेशन होगा। ठीक है, 15 से 28 डे पे जो है ल्यूटियल फेज चल रहा होगा, जिस टाइम पे एंडोमेट्रियम जो है और फॉर्म होती रहती है। ठीक है, और मोटी होती रहती है ताकि इम्प्लांटेशन हो जाए। अब अगर हम डे 3 पे करेंगे तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होगी। तो अगर आप स्कोप के थ्रू देखना चाहोगे तो उस टाइम पे ब्लड दिखेगा या डेब्रिस दिखेगा, इतना अच्छा विजन नहीं आ पाएगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, सेकंड जो है ये देखो, डे 21 ऑफ साइकिल, डे 21 पे ऑलरेडी एंडोमेट्रियम जो है मोटी हो चुकी होगी, थिक हो चुकी होगी, इसलिए आप यूट्रस को अच्छे से नहीं देख पाओगे, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। लास्ट ऑप्शन देखो, डे 14 ऑफ साइकिल, 14 डे पे ओवुलेशन होने वाला होता है। ओवुलेशन के टाइम पे चांसेस हैं कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई होगी उस टाइम पे, तो आप उस फर्टिलाइज्ड ओवम को हर्ट कर दोगे, इंजर कर दोगे। ठीक है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। नाउ लास्ट ऑप्शन इज डे 8 ऑफ साइकिल, यस दिस इज राइट। क्यों? ऑप्टिमम टाइम है ये। क्यों है ऐसा? क्योंकि 5 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल भी खत्म हो चुकी है। ठीक है, एंडोमेट्रियम भी थिन है, क्लियर दिखेगा भी, ओवम भी फर्टिलाइज्ड नहीं है, तो आप कुछ किसी चीज को इंजर भी नहीं करोगे, तो डे 8 इज राइट हियर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझ लेंगे। इसमें कब कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली, पूछ लेते हैं एग्जाम में। मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 जगह चलती है, एक तो ओवरी में चलेगी, एक जो है यूट्रस में चलेगी। ओवरी में जो चलेगी उसको ओवेरियन साइकिल बोलेंगे, यूट्रस में जो चलेगी उसको यूट्राइन साइकिल बोलेंगे। अब ओवेरियन के 3 फेजेस हैं। फर्स्ट इज फॉलिक्यूलर, सेकेंड इज ओवुलेशन एंड थर्ड इज ल्यूटियर। ओके, फॉलिक्यूलर फेज में क्या होगा? FSH स्टिमुलेट करेगा ओवेरियन फॉलिकल्स को। अब इनमें से एक फॉलिकल जो है डेवलप होगा और ओवुलेशन होगा 14th डे पे। ठीक है, फॉलिकुलर फेज चलता है 1 से 14th डे तक। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ? FSH ने ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया और उन्हीं में से एक फॉलिकल जो डोमिनेंट था वो 14th डे पे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, फॉलिकुलर फेज में आप याद रखेंगे ईस्ट्रोजन जो है राइज करता है, ईस्ट्रोजन राइजेस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ओवुलेशन में क्या होगा? ओवम रिलीज हो जाएगा ओवरी से। ठीक है, और इस फेज में LH सर्ज देखा जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने पीक पे होगा, तब ओवम रिलीज होता है ओवरी से। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड फेज, ल्यूटियल फेज।
अब ल्यूटियल फेज में क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल से जो ओवम रिलीज हो गया है, ठीक है, तो ओवम तो बाहर रिलीज हो गया है, ग्राफियन फॉलिकल चेंज हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाएगा। अब प्रोजेस्टेरोन जो बढ़ गया है वो क्या करेगा, यूट्रस को प्रिपेयर करेगा इम्प्लांटेशन के लिए, उसको और थिक करेगा, ठीक है। देन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इफ नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो जाएगी। फाइन, तो ये था ल्यूटियल फेज। अब अगर हम इसको सम अप करें, इजीली समझें कि क्या क्या हुआ है। मेंस्ट्रुअल साइकिल दो जगह चल रही है, ओवरी में चल रही है, यूट्रस में, ठीक है। ओवरी में 3 फेजेस हैं, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज एंड ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, एफएसएच हार्मोन जो पिट्यूटरी से रिलीज होता है वो ओवेरियन फॉलिकल्स को डेवलप कर देगा, ठीक है। एफएसएच ने ओवरी में फॉलिकल्स डेवलप कर दिए, ठीक है। अब उनमें से एक ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर है वो रिलीज होगा 14th डे पे, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच सर्ज, क्योंकि एलएच सर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इसीलिए ओवुलेशन हो गया। नाउ अब क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम बाहर निकल चुका है, बट जो बाहर का वो कवरिंग बचा है वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो इम्प्लांटेशन जो है अच्छे से हो पाए, ओके। एंड अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप कर जाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे यूट्राइन साइकिल, यूट्रस में साइकिल कैसे चल रही है। यूट्रस में भी 3 फेजेस हैं, मेंस्ट्रुअल फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज है एंड थर्ड इज सिक्रीटरी फेज है। अब देखो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, शेडिंग होती है एंडोमेट्रियम की, एंडोमेट्रियम जो है शेड करता रहता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन कम है। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, ईस्ट्रोजन बढ़ेगा एंड एंडोमेट्रियम को रेडी करेगा इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है, इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करेगा। ये होगा 1 to 5 डेज तक, ये होगा 6 to 14 डेज तक एंड सिक्रीटरी होगा 15 से 28 तक, ठीक है। सिक्रीटरी फेज में वही हमने जो पढ़ा, प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाएगा ताकि इम्प्लांटेशन हो सके, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमें इस पिक्चर में इंस्ट्रूमेंट शो किया गया है जो कि रिट्रैक्टर है, डीप टिश्यूज़ को रिट्रैक्ट करता है एब्डोमिनल प्रोसीजर्स के टाइम पे। कौन सा रिट्रैक्टर है ये, आंसर इज डीवर्स रिट्रैक्टर, ठीक है। इस स्लाइड के बाद में मैं सारे रिट्रैक्टर्स का एक इमेज लगा दूंगी ताकि आपको डिफरेंस पता हो, डीवर्स क्या है, डॉयंस क्या है, आर्मी नेवी डबल एंडेड रिट्रैक्टर क्या होता है, जर्नीज रिट्रैक्टर क्या होता है, मिस्ट्रॉयड रिट्रैक्टर क्या होता है, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो यू शुड बी नोइंग अबाउट ऑल दीज। इसके लिए मैं एक स्लाइड आपको लगा दूंगी इसके बाद में। Next question is, for accurate blood pressure measurement in children, the cuff width should cover what percentage of the upper arm circumference? BP चेक करना है बच्चे में, उसका कफ विड्थ कितना परसेंटेज होना चाहिए आर्म के सर्कमफेरेंस के, ठीक है। कफ का विड्थ कितने अपर आर्म के सर्कमफेरेंस को कवर कर ले, ठीक है। इसका आंसर है 70 to 80%। ये आपको याद करना है कि बच्चे में जो है कफ का विड्थ कितना होना चाहिए, 70 to 80% ऑफ आर्म सर्कमफेरेंस, ओके। इधर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि अगर कफ का साइज जो है छोटा लिया है हमने तो बीपी फॉल्स हायर साइड में आता है, ठीक है। एंड अगर कफ का साइज बिग ले लिया है, बड़ा ले लिया है, तो बीपी जो है लो शो होता है और जो कि फॉल्स रीडिंग है, ठीक है। अगर हमने कफ छोटा लिया तो बीपी ज़्यादा दिखेगा, कफ बड़ा लोगे
तो बीपी कम दिखेगा, राइट। Now next question is, a 60-year-old patient has just undergone insertion of a CVC, central venous catheter, through the subclavian vein, and shortly afterward he suddenly developed sharp chest pain, rapid breathing and absent heart sounds on the right side. Which complication should the nurse consider first? ठीक है, 60-year-old patient है हमारा, उसको सेंट्रल लाइन डल रही थी, ठीक है। सेंट्रल लाइन कहाँ डल रही थी? सबक्लेवियन वेन में डल रही थी। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि पेशेंट को शार्प चेस्ट पेन होता है, रैपिड ब्रीदिंग होती है और ब्रेथ साउंड खत्म हो जाती हैं, एब्सेंट हो जाती हैं राइट साइड में। कौन सी कॉम्प्लिकेशन हुई है? तो जब भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि शार्प चेस्ट पेन है, रैपिड ब्रीदिंग है या ब्रेथ साउंड जो है खत्म हो गई हैं, एब्सेंट हो गई हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है कोलैप्स ऑफ द लंग ड्यू टू एयर एंटरिंग द प्लूरल स्पेस। न्यूमोथोरेक्स मतलब प्लूरा मेम्ब्रेन जो है पंक्चर हो गई है और उसमें एयर भर गई है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि प्लूरा में एक नेगेटिव प्रेशर रहता है जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स नहीं करते, बट अगर प्लूरा मेम्ब्रेन पंक्चर हो गई तो प्रेशर नेगेटिव नहीं रह पाएगा और लंग जो है कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। अब सेंट्रल लाइन की यहाँ पे बात हुई है तो वी शुड बी नोइंग फ्यू पॉइंट्स अबाउट सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन क्या होता है? सेंट्रल लाइन वो लाइन है जो सबक्लेवियन वेन के थ्रू डाली जाएगी या फिर इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू या फिर फिमोरल लाइन के थ्रू, ठीक है। और इसका टिप जाके कहाँ पे रुकता है? राइट एट्रियम के जस्ट ऊपर, ठीक है, या फिर एट द एंड ऑफ सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है, सेंट्रल लाइन का टिप कहाँ होता है? कहाँ होता है ये? एट द एंड ऑफ सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। सेंट्रल लाइन के लिए हम मोस्टली जो है या तो इंटरनल जुगुलर वेन यूज करते हैं या सबक्लेवियन वेन यूज करते हैं। सबक्लेवियन वेन जो है पेशेंट के लिए कंफर्टेबल रहती है, मतलब जब वो पोजिशनिंग करता है उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इंटरनल जुगुलर वेन थोड़ा सा परेशान करती है पेशेंट को, ओके, बट इंटरनल जुगुलर वेन जो है डालनी इजी रहती है, ठीक है। इट्स इजी टू इंसर्ट इंटरनल जुगुलर वेन, ओके। एंड इन्फेक्शन रेट जो है इंटरनल जुगुलर में ज़्यादा मिलेगा, सबक्लेवियन में कम मिलेगा, ओके। ये तो हो गया सेंट्रल लाइन के बारे में बात। उसके बाद में नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना होता है? 226 mmHg, ओके। सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या शो करता है हमें? राइट एट्रियम का प्रेशर। अगर सीवीपी ज़्यादा होगा इसका मतलब राइट हार्ट फेलियर है या फिर फ्लूइड ओवरलोड है, और अगर सीवीपी 2 से कम होगा इसका मतलब पेशेंट डिहाइड्रेटेड है एंड फ्लूइड डेफिसिट है, ओके। न्यूमोथोरेक्स एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ड्यूरिंग सेंट्रल वेन कैथेटराइजेशन, फाइन। अब बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं कि आंसर क्यों नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द प्लूरल कैविटी। कलेक्शन ऑफ ब्लड हो सकता है बट उसमें जो है डल पेन होगा, इतना शार्प पेन नहीं होगा जितना बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन इज एयर एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ब्लड स्ट्रीम में एयर घुस गई है, मतलब एयर एम्बोलिज्म हो गया है। एयर एम्बोलिज्म के भी सेम सिम्टम्स आते हैं, शार्प चेस्ट पेन होगा, रैपिड ब्रीदिंग होगी, बट ब्रेथ साउंड्स उसमें एब्सेंट नहीं होंगी, ठीक है। ब्रेथ साउंड्स रहेंगी पेशेंट में, तो इसलिए ये नहीं है आंसर। एंड फोर्थ ऑप्शन इज फ्लूइड अकुमुलेशन लीडिंग टू लंग कंजेशन। अगर लंग्स में जो है फ्लूइड अकुमुलेशन होगा तो ऑलवेज क्रैकल्स मिलेंगे, ठीक है, ऑस्कल्टेशन के टाइम पे, तो यू विल ऑलवेज फाइंड क्रैकल्स ऑन ऑस्कल्टेशन, बट इधर तो ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट हैं, तो ऑप्शन 2 इज राइट हियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स इज नॉट टिपिकली सीन इन हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक आ गया किसी पेशेंट को तो कौन सा सिम्टम नहीं देखने को मिलेगा? हीट स्ट्रोक कब आता है किसी भी पर्सन को? जब हमारी बॉडी अपना कोर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन ना रख सके तब उसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक आ गया है, ओके। तो एलिवेटेड टेम्परेचर मोर देन 103 दिखेगा, हीट स्ट्रोक में टेम्परेचर 103 से ऊपर चला जाएगा। बाउंडिंग पल्स बिल्कुल होगी क्योंकि हार्ट जो है कोशिश करेगा जल्दी से जल्दी जो है ब्लड पंप करे, स्किन में भी भेजे ताकि बॉडी ठंडी हो सके।
नेक्स्ट इज कंफ्यूजन और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, बिल्कुल होगा। उसके बाद में लास्ट इज एक्सेसिव स्वेटिंग, नो। दिस इज द आंसर कि एक्सेसिव स्वेटिंग कभी नहीं देखी जाएगी हीट स्ट्रोक में, ऑलवेज सिजेशन ऑफ स्वेटिंग होगा, स्वेटिंग बंद हो जाएगी अगर कोई हीट स्ट्रोक हुआ है तो किसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना द हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अमाउंट प्रोवाइडेड पर एलिजिबल फैमिलीज हाउ मच। सीधा सा आंसर है 5 लाख जो है हर फैमिली को दिया जाता है, ठीक है। 5 लाख पर फैमिली दिया जाएगा एंड एवरी ईयर, ओके। तो इस 5 लाख के अंदर आप अपना कोई भी इलाज करा सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, during an ET intubation attempt, the anesthetist uses a bougie as part of the procedure. What is the main reason for inserting a bougie in this situation? एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन चल रहा है, ठीक है। उसके टाइम पे एनेस्थेटिस्ट ने बुजी यूज किया प्रोसीजर में। क्या रीजन है बुजी यूज करने का? बुजी क्या है? एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है जिसको हम गाइड वायर की तरह यूज करते हैं। अपना एंडोट्रैकियल ट्यूब डालने से पहले हम बुजी को डालेंगे, ठीक है, जिससे हमें एक रास्ता दिखता है, जिससे हमें इजी हो जाता है ईटी इंट्यूबेशन, ठीक है। जैसे जैसे बुजी जो है नीचे जाएगी, ट्रैकिया में एक क्लिकिंग साउंड आती है, उससे हमें पता चलेगा कि हाँ बुजी है वो ट्रैकिया में ही जा रही है। और फिर हम क्या करेंगे, पहले बुजी डालेंगे, फिर जो है ईटी ट्यूब डाल देंगे उसके ऊपर से, ठीक है। एंड ध्यान रखना, बुजी अलग चीज है एंड स्टिलेट अलग चीज है। बुजी एक गाइड वायर है जो हम ईटी इंट्यूबेशन से पहले डालते हैं और फिर बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। बस ये एक गाइड वायर है, जबकि स्टिलेट एक मेटल का ट्यूब है एंडोट्रैकियल ट्यूब के अंदर, जबकि स्टिलेट जो है एंडोट्रैकियल ट्यूब के अंदर होता है, ठीक है। और जब हमारा इंट्यूबेशन हो जाता है तो उस स्टिलेट को हम निकाल लेते हैं। और एक क्वेश्चन और कि ईटी ट्यूब हमें कहाँ तक डालनी है, ठीक है। हमें डालनी होती है कैरिना लेवल तक। कैरिना कहाँ पे है? जहाँ से ट्रैकिया जो है बाइफर्केट कर रही है लेफ्ट लंग में एंड राइट लंग में, उससे 2 सेंटीमीटर ऊपर तक ले जाके हम अपनी ईटी ट्यूब को छोड़ देंगे ताकि दोनों लंग्स में बराबर एयर जाए, ठीक है। और जब भी अगर ईटी ट्यूब हमने बहुत ज़्यादा डीप डाल दी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि राइट लंग में चली जाए, क्योंकि वो जो है राइट लंग जो थोड़ा सा हमारा वाइडर होता है, ठीक है। इसलिए राइट लंग में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम अब कैरिना के लेवल पे जो है ईटी इंट्यूबेशन करते हैं। इसमें लेंथ कितनी होती है? 21 सेंटीमीटर एवरेज, ठीक है। अडल्ट में 21 सेंटीमीटर ट्यूब जो है हम अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इंसर्टिंग बुजी? टू गाइड द ईटी ट्यूब व्हेन द व्यू ऑफ द वोकल कॉर्ड्स इज लिमिटेड और अनक्लियर, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? टू एडमिनिस्टर एनेस्थेटिक एजेंट्स डायरेक्टली इनटू द एयरवे पैसेजेस। नहीं, हम कभी भी बुजी को एनेस्थेटिक एजेंट डालने के यूज में नहीं लेते हैं। अगर एनेस्थेटिक एजेंट आपको देने हैं या तो आईवी दोगे या फिर ईटी ट्यूब के थ्रू दोगे, ठीक है। थर्ड इज टू स्टॉप गैस्ट्रिक कंटेंट्स फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। नहीं। एंड फोर्थ इज टू चेक वेदर द एयरवे इज ओपन प्रायर टू इंसर्टिंग द ट्यूब। नहीं, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन 1 इज राइट हियर। Now next question is, which enzyme abnormalities are commonly associated with pancreatic disorders such as acute pancreatitis? Acute pancreatitis है तो कौन से एंजाइम हमें दिखेंगे, बढ़े हुए दिखेंगे? फर्स्ट इज इंक्रीज्ड अमाइलेज, बिल्कुल दिखेगा। इंक्रीज लाइपेस, यस दिखेगा। डिक्रीज ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन से पेनक्रेटाइटिस का कोई रिलेशन नहीं है। ट्रिप्सिन हमारे स्टमक में मिलता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, तो पेनक्रेटाइटिस से इसका कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट इज लैक्टोज बढ़ा हुआ मिलेगा। नो, लैक्टोज जो है शुगर में पाया जाता है, ये कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है। फर्स्ट एंड 2 इज राइट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर, ओके। हमेशा याद रखना है, पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स होगा, अमाइलेज बढ़ा हुआ मिलेगा एंड लाइपेज बढ़ा हुआ मिलेगा पेशेंट में। Now next question is, in vaccine formulations adjuvants are added primarily for which purpose? वैक्सीन में एडजुवेंट्स क्यों यूज किए जाते हैं? तो इसका आंसर है सेकंड, टू बूस्ट दी बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स। बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स और अच्छा आए,
जिससे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हमें मिल सके, इसलिए एडजुवेंट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो एडजुवेंट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ा देते हैं, जिससे लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड हो सके। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टू इम्प्रूव वैक्सीन स्टेबिलिटी, नहीं, इसके लिए स्टेबिलाईजर्स यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टू मिनिमाइज वैक्सीन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स, नो, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज टू डिस्ट्रॉय रिमेनिंग पैथोजेंस इन द वैक्सीन, नो, ये भी नहीं है। ठीक है, तो एडजुवेंट्स आर यूज्ड टू बूस्ट द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स और अच्छा आए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटाइटिस मीडिया एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स टिपिकली प्रेजेंट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। ओटाइटिस मीडिया, वी ऑल नो मीजल्स क्या है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जिसका बहुत कॉमन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, तो ओटाइटिस मीडिया में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ओटाइटिस मीडिया कहाँ होता है, कान में होता है, ईयर में, तो ईयर का सिम्टम देखने को मिलेगा हियरिंग लॉस, मतलब फीवर, ईयर पेन एंड हियरिंग लॉस। फीवर इसलिए मिलेगा क्योंकि इन्फेक्शन है, ईयर पेन एंड हियरिंग लॉस इसलिए मिलेगा क्योंकि ये ईयर का इन्फेक्शन है। ओके, नेक्स्ट इज स्किन रैशेज एंड जॉइंट पेन, नहीं, ये रुबेला में ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट इज सीवियर कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये भी ओटाइटिस मीडिया का सिम्टम नहीं है। उसके बाद में रेड वॉटरी आइज एंड स्वोलन लिप, नो, तो ऑप्शन ए इज राइट हियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड नेक्स्ट वीडियो एक और PYQ का रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछे गए हैं। ओके, थैंक यू सो मच।